Good morning, Adab, Sat Sri Akal, Pranam. It's been a long time since we connected. Actually, I was busy in the book fair as I also associated with सर्व भाषा प्रकाशन. मैंने शायद आपको बताया नहीं इस बारे में और टाइम भी नहीं मिल पाया. बट हाँ, मैं सर्व भाषा पब्लिशिंग हाउस है उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ. और कभी फुर्सत में फिर और बातें बताएंगे वहाँ के बारे में, वहाँ की कुछ अच्छी बुक्स के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो मेरा अभी 10 से 15 दिन का एक्सपीरियंस रहा वहाँ बुक फेयर में. तो अभी एक्चुअली बहुत लंबा समय हो गया था आपसे बातें करे हुए, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं. तो जब मेरी अभी उनसे बात हो रही थी और उन्हें जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किस किस टॉपिक्स पे और बच्चों को दिक्कत आती है, तो मुझे लगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे आपके साथ भी डिस्कस करनी चाहिए. अगर आप में से कोई है जिनके छोटे भाई बहन बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे डिस्कस करनी चाहिए. क्योंकि कहते हैं ना कि अ टीचर कैन ओपन द डोर टू सक्सेस. सो बात करते हैं आज कि कैसे आप ब्रश अप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए. और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ सोशल साइंस के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 मार्च को. हो सकता है कि मैं अपने कुछ जो मेरे कलीग्स हैं उनसे थोड़ा सा हेल्प लेके आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए भी लेकर आएँ, जो आपका भी कमिंग एग्ज़ाम है 2-3 डेज़ में, उसके लिए भी अगर कुछ मुझे मटेरियल मिल पाया या कुछ भी है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. अभी आज बात करते हैं सोशल साइंस के लिए. तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं. बोर्ड एग्ज़ाम्स आर एक्चुअली नॉर्मल एग्ज़ाम्स, मतलब लाइक एनी अदर एग्ज़ाम्स. अभी तक भी जो आपने 9th क्लास तक एग्ज़ाम्स जो आपने मतलब अपीयर किए हैं, तो सिंपल है, ये भी उन्हीं एग्ज़ाम्स की तरह है. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डर के नहीं जाना है. और अब हम बात करेंगे उन चीज़ों पे कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो ब्रश अप कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन को और आप बेटर स्कोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर सिलेबस, है ना. सिलेबस पता ही होना चाहिए. क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे कि अभी इस जो हम बात करें इस सेशन की 2023-24, इसमें जो सीबीएसई है उसने करीबन 30% तक जो सिलेबस है वो कम कर दिया है. और मतलब मुझे लगता है आप सभी के पास न्यू बुक्स होंगी, है ना, न्यू एनसीईआरटी बुक्स होंगी, तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि हाँ, जो चैप्टर्स हैं उनके काफ़ी काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो कट हो गए हैं. सो मैंने यहाँ पे जैसे हिस्ट्री की ही बात करें तो वो टॉपिक्स तो कट हो ही गए हैं, तो वो तो आपने न्यू बुक्स ले ही रखी होंगी. अच्छा, पर्टिकुलर हम जैसे बात करें हिस्ट्री की भी, तो अब जैसे हिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो अब इसमें क्या है, फाइनल टर्म के लिए इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि 1.1, 1.2 और 1.3. कंप्लीट चैप्टर नहीं आ रहा है फाइनल टर्म में, ठीक है. ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारा लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो यहाँ से सिर्फ मैप वर्क आएगा, थ्योरी क्वेश्चंस में, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है, फाइनल टर्म में. क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड था और ये इस चैप्टर से कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है. इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपका एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. यहाँ से सिर्फ आपकी 2 टॉपिक्स आएंगे, ट्रेड से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, और जो दोनों टॉपिक्स आएंगे वो मैंने मेंशन कर दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा मानना ये है कि अभी तक तो आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से आप गो थ्रू हो गए होंगे, बट जो नहीं हुए हैं, ठीक है, जो भूलते भुलाते अभी भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ है कि भाई एक बार अपना सिलेबस देख लो, समझ लो, पता चल रहा है आप अभी भी पूरा पूरा चैप्टर याद कर रहे हो, है ना, और उसमें से आ सिर्फ 2 ही टॉपिक रहे हैं. तो एक बार अपना सिलेबस चेक करो. उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वेश्चन पेपर. आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये मेरा मानना है. क्योंकि देखो, आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, आपको सिलेबस पता है, सैम्पल पेपर्स इकट्ठे करके रखे हैं, लेकिन अपने पेपर से इतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाओ कि आपको
क्वेश्चन की नंबरिंग्स तक रटी होनी चाहिए, जो मेरा मानना है नंबरिंग्स तक रटी होनी चाहिए, लाइक दिस कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQ ही देखने को मिलने वाले हैं मुझे वहाँ पे, ठीक है ना, जो सेक्शन ए होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 to 24 मुझे क्या मिलने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं वहाँ पे, है ना, जो कि हमारे क्या होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपके माइंड में मैपिंग होनी चाहिए, एकदम पेपर आपको नया नहीं लगना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो भी आपका कहीं ना टाइम सेव करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, ये तरीके होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप, मैंने यहाँ पे आपको पूरा पैटर्न दिया है कि क्वेश्चन नंबर 25 to 29 हमें क्या मिलने वाले हैं, हमें 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि शॉर्ट होंगे, जो कि 3 मार्कर्स होंगे, और सेक्शन सी होगा वो 3 पॉइंट्स आप लिखते हैं तो दैट इज एनफ। क्वेश्चन 30 से 33 की बात करें तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी होगा और 5 मार्कर होंगे, 5 to 6 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट। ओके, नाउ वी कम टू 34, क्वेश्चन नंबर 34 से 36। तो ये हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना, केस बेस्ड होंगे, एक पैराग्राफ दिया होगा और आपको जो है उस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और वो आपको करने होंगे, ये 4 मार्कर्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा मैप बेस्ड। मैप बेस्ड में भी 5 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 2 मार्क्स जो हैं वो होंगे हिस्ट्री के लिए और 3 मार्क्स होंगे ज्योग्राफी के लिए। तो टोटल इस तरीके से हमारा 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। एक बार और इसको देख लेना। और नाउ वी कम टू कि और हमें क्या मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले एक ये स्ट्रेटजी है कि देखो, जो अब क्योंकि आपके एग्जाम्स चल ही रहे हैं, मेरा मानना मतलब जैसा मुझे पता है कि भाई आपका हिंदी का एक एग्ज़ाम हो चुका है, इंग्लिश की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका सोशल साइंस है। तो इस समय आपका टाइम टेबल एकदम फिक्स होना चाहिए, नो फोन कॉल्स, नो रिलेटिव्स, है ना, या फिर कोई भी जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, अब वो सबसाइड होनी चाहिए। आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को आपको रिलीजियसली फॉलो करना ही है, ठीक है। अब उसमें बिल्कुल भी मतलब एक वो नहीं होनी चाहिए कि चलो थोड़ा सा अब टीवी देख लेते हैं या व्हाट्सएप चला लेते हैं थोड़ा, नो, नॉट लाइक दैट। और टाइम टेबल भी आपको ना थोड़ा इस तरीके से प्लान करना है, जैसे अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, अपने सब्जेक्ट की, तो जब आप मेरे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, सोशल साइंस की तैयारी करेंगे, तो आपको क्या करना है, क्योंकि सोशल साइंस एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब्जेक्ट है ना। तो अब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर मतलब टाइम टेबल बनाओ कि आप क्या करो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स को रख लो, ठीक है। एक दिन आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना, नेक्स्ट डे आप क्या करना, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पढ़ाई करना, ठीक है। दोनों, क्योंकि टफ सब्जेक्ट को एक साथ मत लो, एक टफ और एक थोड़ा सा इजी, इस तरीके से बैलेंस बनेगा। और इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप जैसे हम मॉर्निंग में होते हैं, है ना, मोर एनर्जेटिक होते हैं, तो आप मॉर्निंग में हिस्ट्री रखो, ठीक है, नींद ही नहीं आने वाली, हिस्ट्री रखो अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी स्टडी करो। देन मिड, अगर हम बात करें मिड आफ्टरनून की, तो वहाँ पे आप क्या करो, फिर उसकी रिवीजन करो, है ना, इस तरीके से। और बीच में छोटे छोटे गैप्स भी लो, है ना, आफ्टरनून में थोड़ा सा एक नैप लो और फिर तैयारी करो मतलब इवनिंग में इकोनॉमिक्स की, है ना, उसकी स्टडी करो एंड देन प्रैक्टिस करो अर्ली, हम कह सकते हैं नाइट टू लेट नाइट इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से ना बाइफरकेट करो चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, कुछ रिवीजन टिप्स, आपको रिवीजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, ये अगर आपने सच में एनसीईआरटी से पढ़ाई करी है, लाइन टू लाइन पढ़ाई करी है, अंडरलाइन करके करी है, तो आप एनसीईआरटी से चिपके रहो, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, उनके कीवर्ड्स दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि नो डाउट वो आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सच में एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं खोली, तो अब वो एनसीईआरटी को साइड ही रखें, आप जिस सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर वहीं से पढ़ें। और अगर इन केस कोई चैप्टर ऐसा है जिसकी थीम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो अब एनसीईआरटी से जाके उसे पूरा ना पढ़ें। मेरा मानना ये है, कोई भी एक छोटी सी वीडियो लें यूट्यूब पर, जो भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड लगता है, दिग्विजय सिंह सर हैं, दिग्विजय सिंह सर, उनकी आप देख सकते हैं, या किसी और की भी आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो, ठीक है, आप वो देखें। और उसके बाद आप क्या करें, कोई भी शॉर्ट वीडियो देख के उस चैप्टर की आपको थीम का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ, तो हिस्ट्री के लिए एक टाइमलाइन टाइप स्टोरी बनाएं, ठीक है, अपनी अपनी स्टोरी बनाएं आप, ऐसे पर्टिकुलर एक एक डेट जाके ना रटें। जैसे अगर देखो हम बात करें, हम नेशनलिज्म इन इंडिया इसी चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर में जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, आप लोग कैसे रटते हो कि हाँ गांधी जी ने 30 जनवरी को
ठीक है, इरविन को पत्र लिखा, 11 मांगे। तो इस तरीके से अब आपको आगे मतलब अब इसको स्टोरी फॉर्म में ऐसे पूरा करना है। ये नहीं कि 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी, है ना। आपको क्या करना है, पूरा एक स्टोरी बनानी है कि हाँ इरविन ने एक पत्र लिखा, ठीक है, 30 जनवरी को लिखा, 11 मांगों की बात करी, 11 मांगों की बात करी, नहीं मांगी जाएंगी अगर वो मांग जो है, वो डिमांड्स जो है फुलफिल नहीं करी जाएंगी। 11 मार्च तक का उन्होंने टाइम दिया, 11 मार्च तक का टाइम दिया, 12 मार्च से इसलिए डांडी मार्च शुरू हो गया, है ना, इस तरीके से। और 12 मार्च से जब डांडी मार्च शुरू हुआ 24 दिन ये चला। जब 24 दिन चला तो 24 में आप 24 जोड़ दो 12 मार्च में, तो हम पहुंचे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को फिर क्या हुआ, वहां से हमारा सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ। तो इस तरीके से कहानियां बनाओ, ठीक है, टाइमलाइन इस तरीके से आपको फिर चीज़ें याद रहेंगी, डेट्स याद रहेंगी। अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बात करें, डेफिनेशंस याद करो। वहाँ पे स्टोरी नहीं चलेंगी, वहाँ पे फैक्ट्स चलेंगे, है ना। फैक्ट्स चलेंगे, जैसे हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की बात करें तो आपको पर्टिकुलर क्रॉप का पता होना चाहिए, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, किस तरीके की सॉइल चाहिए। तो वहाँ फैक्ट्स जो है उनको लर्न करो, डेफिनेशंस को लर्न करो। और हर एक चैप्टर का क्या करो, एक माइंड मैप क्रिएट करो, है ना। उसके बाद जब आप ये सब कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। और बीच बीच में शॉर्ट गैप्स भी लेते रहो, अपने आप को रिजनरेट करो। ऐसा नहीं है आप 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठे हैं। उससे क्या होता है, 3-3 4-4 घंटे जब लगातार बैठते हो ना कहीं आपकी, मैं कहूँगी, एफिशिएंसी कम होती है ना। सिर्फ 2-2 घंटे का स्पैन रखो, 2-2 घंटे पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, 10 से 15 मिनट ब्रेक लो। चाहे उस ब्रेक में आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, चाहे उस ब्रेक में आप थोड़ा सा बाहर टहलो, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक भी बीच बीच में लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स भी याद करो, है ना। कीवर्ड्स हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। तो वो कीवर्ड्स जो है, हर एक चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो अपने माइंड में रखो, ताकि फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप उनको आंसर में फिट कर सको। कोई भी चैप्टर रिकॉल कर रहे हो तो मेरा मानना ये है, अब जब आपने पूरा एक चैप्टर रिकॉल कर लिया है, मतलब आपने पूरा उस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करी है, तो रिकॉल के लिए क्या टेक्निक्स है। रिकॉल के लिए या तो देखो सिंपल सा है कि अगर आपके पास टाइम कम है ना, आपकी रिवीजन उतना अभी नहीं हुई है, तो फिर सिंपल है कि आप आंख बंद करो और एक बार उसको रिकॉल करो अपने मन में, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो फिर क्या करो, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना लो, है ना। अगर आपने पूरा चैप्टर अपना रिवाइज कर लिया है तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, है ना। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो अब आते हैं हम पेपर पे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो हो गई, अब ये सब आपने कर लिया, अब पेपर वाले दिन क्या करना है, ठीक है। ये बात है उस दिन की। उस दिन क्या करना है, देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं मानती हूँ कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, देन 2, देन 3। अब आप सोचोगे कि नहीं मैम कोई नहीं आ रहा है, तो देखो, यू मे शफल द सेक्शंस। आपको लग रहा है नहीं मैं अभी इस सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो ठीक है, आप वो सेक्शन पर्टिकुलर जाके कर लो। ज़रूरी नहीं आप सेक्शन ए अटैम्प्ट करो, ठीक है, आप सेक्शन बी अटैम्प्ट कर लो। बट अगर आप सेक्शन पर्टिकुलर बी के अंदर हो तो जो उसके क्वेश्चन है उनको सीक्वेंस में ही अटैम्प्ट करो। कहीं पर अगर लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर ज़्यादा वहाँ पर स्टिक मत हो, उसके लिए एक पूरा आप स्पेस छोड़ दो, एक पूरा पेज छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सीक्वेंस में करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर है ना उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आपको सारे आंसर्स आते हैं, तो ये एक इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से करोगे, अभी आपने एक क्वेश्चन करा, फिर उसके बाद आप 5वां अटैम्प्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप जब आपके 10वां कर रहे हो, तो कहीं ना एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ कुछ आते हैं और कुछ आप बाद में फिर जो है कोशिश कर रहे हो ऐसी, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा है आप मेंटेन करो गैप्स। हर क्वेश्चन के बाद देखो कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि हमें कुछ याद आए और हमें कुछ ऐड ऑन करना हो, नहीं भी करना हो ना, तो टीचर को पता चले, एकदम आपकी ना कॉपी ऐसे दिखे कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ, देन ये शुरू हुआ, तो कम से कम 2-3 लाइन का गैप रखो, राइटिंग साफ रखो, ठीक है। और जो आपके हम कहें कि क्वेश्चन है ना, कोशिश करो मिड ऑफ द पेज से मत स्टार्ट करो, उसको उसको फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप जो स्टार्ट कर रहे हो उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। और जो कीवर्ड्स हैं उनको आंसर में जब आप लिख रहे हो उनको अंडरलाइन करो, ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आंसर सोशल साइंस में याद रखना पॉइंट्स में ही लिखने हैं आपको, अगर आप कहानियों की तरह लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर आपको पॉइंट्स में ही लिखने हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके बारे में और आप वहाँ पे बस
ठीक है, कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है, एक आधे क्वेश्चन के अलावा ऐसे कर सकते हो, आपने स्टोरी फॉर्म में लिख दिया क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है और आप सिर्फ बना बना के कर रहे हो। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं वो किस में लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो 2-3 मार्कर क्वेश्चन है ना हमारे, जो 2-3 मार्कर वाले क्वेश्चन है वो उन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और वो फिर वहीं फंसते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है, फिर वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है या तो पेपर छूट जाता है। तो आपको 2-3 मार्कर क्वेश्चन को देख के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा नहीं हो जाना है। अपना क्वेश्चन करो, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखो, 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं मेरे को इसके ऊपर बहुत आता है तो मैं ब्ला 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 लिखते जाऊँ, वहाँ पे आपको नंबर 2 ही मिलने हैं अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखते ही आप लोग क्या करते हो, जो मैं बच्चों को देख रही हूँ, जब मैं बच्चों की कॉपीज चेक करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन देखते ही ना बस आप एकदम से टूट पड़ते हो, हाँ हाँ ये तो आता है, और एंड फिर आप क्या करते हो, स्टार्ट कर देते हो। स्टार्ट करने के बाद आपको आइडिया होता है नहीं मेरे को तो ये स्टार्ट नहीं करना था, फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए था, और फिर आप क्या करते हो, स्क्रिबलिंग करते हो, कटिंग करते हो, यहीं आपके मार्क्स जाते हैं। आप एक मतलब आपको आधा मिनट का पॉज लो जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन, आधा मिनट का पॉज लो। और मेरी तो स्ट्रेटजी यही है कि कोडर, ठीक है, मतलब कलेक्ट करो अपने माइंड में, एकदम से फटाफट से कलेक्टिंग शुरू कर दो, मुझे क्या लिखना है उनको ऑर्डर करो, फ्रेम करो, है ना, और उसके बाद रिवाइज करो, हाँ ये करना है। और अगर इतना सब कुछ आपको लग रहा है ना मैं माइंड में भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इधर देखो जो कि हमारा राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे आप एक लाइन जो है स्केल से वो खींचो और उसको थोड़ा सा रफ वर्क वाला एरिया बनाओ। वहाँ पे फटाफट से आपको जो लग रहा है कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें मैं ये पॉइंट्स लिख सकता हूँ, अपना वो पॉइंट्स लिखो। और देन आप क्या करो, फिर ये थोड़ा सा माइंड में ऑर्गेनाइज कर लो कि हाँ मैं ये और ऐसे सीक्वेंस में लिखने वाला हूँ। उसके बाद स्टार्ट करो। एक आधा मिनट लगेगा बट बिलीव मी फिर वो आपका बाकी का टाइम भी सेव करेगा और वहाँ पे स्क्रिबलिंग जो है, स्क्रिबलिंग होने से भी बचेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये बात अच्छी तरीके से सोच लो। कुछ भी कोई, क्योंकि जो भी आप सीधा सीधा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, ये मान लो कि वहाँ तो फिर आपको कुछ मिलने ही नहीं वाला है ना। कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ लिखा है वो नंबर ना दे, तो इसलिए कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है। और कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल इररिलेवेंट लिख रहे हो। देखो अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी क्लास में भी लेक्चर सुना है बैठ के, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा उस क्वेश्चन के बारे में। रिलेट करो कौन से चैप्टर से है, जो भी रिलेवेंट थोड़ा बहुत भी लगता है लिख कर आओ। ठीक है, लिख कर आओ, खुद से जजमेंटल मत बनो कि नहीं ये तो गलत लग रहा है, ये तो ये बन रहा है, लिखो। ठीक है, स्किप नहीं करना है कोई क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैप आपके पास एक ही होता है, कोई दूसरा मिलने नहीं वाला है। तो मैप वाला क्वेश्चन आप पहले सोच लो और फिर उसको नीटली आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ के भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो यही थी मेरी आपके लिए गाइडेंस एंड होप दैट विल वर्क फॉर यू। गुड लक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही।